हजूर ये बताएं कि ये तो चले इसराइल ईरान को नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएगा तो बनाएगा, मगर सवाल ये है कि अब एक बहस शुरू हो गई है और चूंकि आप इसमें बड़ी तहकीक रखते हैं, ये फरमाइए कि वो मगरबी मीडिया बता रहा है कि खुद पेंटागन से आवाज़ें आ रही हैं कि अब उनके पास जो असलहा है पहले वो अपने हलीफों का उठा के बैटरियां ले गए इसराइल को बचाने के लिए, जिस पे अब सारी मिडल ईस्टर्न जो इनकी स्टेट्स थी यानी और अब ये कहा जा रहा है कि ये अगर आगे बढ़ती है तो म्यूनिशन नहीं होगा। क्या है बैलेंस ऑफ पावर और कितना ईरान की में कितनी रिजिलियंस है और क्या खबरें हैं इस ज़मन में? जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, और बहुत कुछ भी हुआ, ये CIA का सेंटर भी हिट हो गया वहाँ पे, ये सारी बातें या दुबई में। जी फरमाइएगा दोनों हवालों से जनाब गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, इस टाइम पे सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है वो उसकी जो डोरे हैं वो ईरान के हाथ में, यानी कि इनिशिएटिव ईरान ले रहा है और बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया में सिफारती सतह के ऊपर तनहा हो रहा है, जिसकी मिसाल आपने देख ली कि कोई मुल्क जो उसके साथ नहीं खड़ा, बल्कि जो स्पेन के साथ तो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके और उन्होंने सैंक्शंस भी उनके ऊपर लगा दी गई हैं। दूसरी जानिब नेटो को देख लें, यूनाइटेड नेशन को देख लें, आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, तो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा। बरतानिया ने तो टक्का सा जवाब 2 दफ़ा दे दिया है। अब जो आपने कहा कि जितनी बैटरीज जो थी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स की वो लेके जा चुके हैं और उन्होंने इजराइल को दे दी हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसकी जो मिसाल है वो कल आप देख लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकन जो फैसिलिटी है उसके ऊपर जब दुबई में हमला हुआ रात को, तो उसके अंदर 2 चीजें अहमियत की हामिल हैं। पहली बात यह है कि जो दुबई के अंदर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, जिसकी आपकी बात की तौसीक होती है। जो दूसरा उसके अंदर पहलू है कि उसके अंदर अपने जो फैसिलिटी थी उसके अंदर भी तो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए थे, वो कहाँ गए और क्यों नहीं ऑपरेट हो सके? इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जो ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन हैं वो किसी के बस में नहीं है और वो अटैक करते हैं, रेडार पे नजर नहीं आते, और यही वजह है कि USS अब्राहम लिंकन जिस तेजी से सामने आया था अब उसी तेजी से वहां से निकल गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जनाब हम आपनाए हुर्मुज को खुलवा रहे हैं, एक तरफ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने वहां ईरान की तमाम नेवी को खत्म कर दिया है। चले मान लिया, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जी मैं हर जो जहाज है उसके साथ एक वॉरशिप भिजवाऊंगा US की। अब इसके अंदर ये भी देखना है कि उस वॉरशिप के जब साथ जाएगी तो उस कार्गो जहाज को कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना बोझ फाइनेंशियली उठाना पड़ेगा उस वॉरशिप के प्रोटेक्शन का। दूसरी जानिब 90 शिप्स रोजाना की तादाद में आपनाए हुर्मुज से गुजरते हैं, तो क्या अमेरिका 90 वॉरशिप्स जो है वो साथ लेके जाएगा? मेरे ख्याल में ये बचगाना और तिफलाना गुफ्तगू है। दूसरी जानिब अमेरिका खुद ये कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि मेरे पास असले की कमी नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि फौरन जो उसने अपनी दिफाई इंडस्ट्री है साजो सामान बनाने वाली, उनको हंगामी बुनियाद के ऊपर उन्होंने असला तैयार करने का हुक्म दिया है। क्यों? तीसरी जानिब वो इटली को लेके आए हैं मैदान के अंदर और कहा है कि किसी सूरत हमारी इस टाइम पे जो ईरान के साथ एक सीज फायर करवा दो, लेकिन ईरान सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो लीडरशिप है वो इस टाइम पे खड़ी हो गई है, कौम खड़ी हो गई है, और रेजिलियंस के अंदर आप देख लें कि रूस और चीन का जो इस टाइम पे उनके साथ दबाव है वो बढ़ रहा है। चीन ने उनके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहा है खुशाइन करार दिया है, और रूस ने तीसरी आलमी जंग का बता दिया है कि वो हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पागलपने को कंट्रोल ना किया। अब्दुल्ला साहब, जब हमला किया था, एक मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं, जब हमला किया था ट्रंप ने और इजराइल ने ईरान पर स्नेचर के दिन को, उस वक्त उन्होंने एक चार्जशीट पेश की थी। उन्होंने कहा था रजीम चेंज करनी है, उन्होंने कहा था मिसाइल तबाह करने हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो है वो एटमी असला जो है वो उनके पास एटमी जो तनसीबात है उनको खत्म करना है, प्रॉक्सीज खत्म करनी है, और ईरान को जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार कर देना है। 4 दिन गुजर गए, आज चौथा दिन है, ये कुछ भी नहीं हो सका, इनमें से कुछ भी नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो
अमेरिका है उसके 3 से 4 जहाज जो है वो अभी तक गिर चुके हैं। 3 F-15 और एक आज F-35 गिराने का जो है वो दावा किया गया है ईरान की जानिब से, और उनके पास जो है वो असला की कमी हो रही है। अब नए जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको भी तैनात कर मुंतखब कर लिया गया है। क्या जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो जो अली खामनाई ने फतवा दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ये भी उन पर कारबंद रहेंगे या मौजूदा हालात देखकर ये फैसला करेंगे कि वो एटमी कुव्वत हासिल करेंगे? देखिए, पहली बात आपने मियां साहब बड़ी अच्छी कही है। मुज्तबा खामेनाई साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो न्यूक्लियर बनाने से गुरेज करेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तो वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, अभी फाइनल नहीं आया, लेकिन बहरहाल अगर वो सुप्रीम लीडर बनते हैं या जो भी बनेगा, फिलहाल ईरान को मालूम है कि उसकी सलामती और बका न्यूक्लियर के हसूल में ही है, और ये चाइना का ये बात करना उनके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, इसके पीछे बहुत गहराई और राज मौजूद हैं। अब जो उनके असले के हवाले से अगर बात कर लिया जाए, असला उनके पास मौजूद है, और ये बात खुद अमेरिका तस्लीम करता है कि जितनी तेजी से वो मिसाइल बनाते हैं, अमेरिका वो मिसाइल नहीं बना सकता, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे रूस और चीन की एक मुआवनत नजर आती है, क्योंकि ये टाइम है कि रूस और चीन अपने तमाम बदले अमेरिका से ले सकें, और ऐसा ही होता है जंगों के अंदर। अब अमेरिका जो दूसरी जानिब है वो एक उन्होंने 5वां दिन ये जंग का शुरू हो चुका है। अमेरिका के अंदर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बहुत बुरी तरीके से नजर आ रही है। एक तरफ 4 दिन की जंग का कहा था, फिर ये कहा कि हमने तमाम अहदाफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है, और शहादत भी हो गई इमाम खामेनाई की, लेकिन उसके बाद अब वो हफ्तों के ऊपर जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी जो जनरल डैन उनके हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल इनको सरनगू कर देंगे। आज वजीर दिफा के बयान भी मौजूद है। तीसरी जानिब जो खतरनाक बात है वो पीट हेग्सेट की है। चाहूँगा कि 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। दो तीन बातें हैं जो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मगर ये फरमाइए कि एक F-35 गालिबन इजराइल के गिरने की, क्योंकि एक तो AI का बड़ा मसला है, उसको कैसे हम वो डिस्टिंग्विश करें। एक तो ये फरमाइएगा कि ये जो क्या नुकसान हो रहा है, और दूसरा एक अजीब व गरीब कहानी और भी आई। आज आपको पता है CNN के 2 सहाफ़ियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जो तुर्किया CNN के मुलाजम थे कि ये अच्छा, और साथ साथ उनके सोशल मीडिया डिस्करेज कर रहे हैं कि जी वो दिखाया जाए, यानी उनका वर्जन दिया जाए जंग का। द एक्सटेंट ऑफ द लॉसेस क्या है इसराइल के, नंबर 1, और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा सवाल है, सस्टेनेबिलिटी ईरान की कितनी है, और बच्चियां, यानी ये बच्चियों की कब्रें हम दिखा रहे हैं इस वक्त नाजरीन आपको, जो ये 225 बच्चियों को उन्होंने किया, और ये बर्बरियत का वो निशाना है, और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो टार्च बेरर है, इनकी हालत देखें। दरिंदा कहना भी दरिंदों की तौहीन है। बहरहाल आपकी तरफ जी साजिद हबीब साहब, एक तो क्या है सस्टेनेबिलिटी, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अब कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पे, क्या ये कोई लिमिटेड या टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ला सकते हैं इसके लिए, क्योंकि या क्या नजर आ रहा है आपको, हाउ दिस गोइंग टू एंड अल्टीमेटली? हबीब साहब। बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। सबसे पहले तो ईरान की जो रिजिलियंस है, मैं कहता हूँ कि उसको सलाम। ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि इनका ख्याल यही था कि 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी हासिल है, हमारे पास इनकी एयरफोर्स नहीं है, तो हम इनको कारपेट बॉम्बिंग करके तहस कर देंगे। तो आई थिंक कमाल किया है ईरान ने अभी तक। बाकी ये चीज़ कनेक्टेड है, आपने जो आगे बात की सस्टेनेबिलिटी की, तो पहले तो ये कि इन्होंने जो अभी तक रिजिलियंस शो की है, इसकी वजह से कंफ्यूजन है, और इसकी वजह से कंफ्यूजन ये है कि अब अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि किस वजह से आपने अटैक किया। कभी कहते हैं न्यूक्लियर के लिए, तो फिर आपने ऑब्लिटरेट करने का दावा क्यों किया? कभी कहते हैं कि आपने मिसाइल्स के लिए किया, कभी कहते हैं कि इसराइल ने हमला किया, हमने हेल्प की, कभी वो कहते हैं कि हमने मिलकर किया। तो ये काफ़ी सवाल वहाँ पे उठ रहे हैं। जहाँ तक पहले बात हुई थी F-35 गिरने की, अगर आपको याद हो कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको YLC-8B जो रडार दिए हैं, उसकी बड़ी रेंज है, वो 3D रडार है, वो स्टेल्थ तैयारों को पिक करता है। तो उसके साथ जब उन्होंने अपने मिसाइलों को डेफिनेटली इंटीग्रेट किया होगा, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज की थी रशिया ने, चाइना ने और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में नेवल एक्सरसाइज की थी, तो उस टाइम पे इनकी
इंटीग्रेशन भी अंदर जा रही थी। तो और मैं इसको इससे भी कनेक्ट करूंगा कि कुवैत ने गिरा दिए। देखिए, हर जहाज का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम पहचानता है कि ये कौन सा जहाज है। तो ये कहना कि कुवैत ने फ्रेंडली फायर से गिरा दिए, मैं कम से कम इसको नहीं मान सकता, क्योंकि जब हमने गिराने थे तो हमें एग्जैक्टली पता था 78 में से राफेल कौन कौन से थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये कि कारपेट बॉम्बिंग या ये बड़े रूथलेस हैं, इनसे ज्यादा बड़े शैतान मेरे ख्याल है तारीख में कम होंगे कि जो इतने बच्चों को स्कूल के ऊपर करके किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई। पुराने जमाने में कोई आबादी पे बम गिरता था तो जंग में भी लोग जो है ना वो माजरत करते थे कि हमारी नीयत नहीं थी। अब मुझे खदशा ये है कि ये जिसको हम हाई रेडिएशन बॉम्ब्स करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में उसकी तरफ ना चले जाएं। उसमें स्ट्रक्चर्स को, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ह्यूमन जो इंसान होते हैं, जिंदा जानवर, इंसान कुछ भी हो, वो उस रेडिएशन की वजह से हो जाते हैं। तो आई थिंक जो सस्टेनेबिलिटी है, अगर अब्दुल्ला गोल साहब, यही जो पॉइंट है जो एयर मार्शल साहब ने उठाया है कि ऐसे बम जो कि स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन इंसानी जानों को तहलील कर देते हैं, जो कि गजा में भी इस्तेमाल किए गए, ऐसा असला जो है वो वहां पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो पागलपन का आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम वहां से कुर्दों को भी जो है वो एक्टिव कर रहे हैं और वहां नस्ल कुशी जो है वो शुरू करेंगे।